हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने ऐसे क्यों कहा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इज वर्स देन ग्रीस? क्या एयरटेल गूगल की पार्टनरशिप जियो के क्लाउड इकोसिस्टम को टक्कर दे पाएगी? क्या पेज इंडस्ट्रीज अपनी ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन कर पाएगा? क्या बीईएल की स्ट्रॉन्ग Q4 परफॉर्मेंस स्टॉक में और तेजी ला सकता है? हाय, I am your host Suhani Kataria and let's begin. चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। जापान एक ऐसा देश जिसे दुनिया डिसिप्लिन, टेक इनोवेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए जानती है, लेकिन आज वही जापान एक फाइनेंशियल क्राइसिस के एज पे खड़ा है। ना कोई ड्रामा, ना हेडलाइंस, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा संकट जो सिर्फ जापान को नहीं बल्कि दुनिया के मार्केट्स को हिला सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। 1990s में जब जापान का स्टॉक और रियल एस्टेट बबल फूटा, तब उनकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म स्लो डाउन में चली गई, जिससे लोग लॉस्ट डेकेड्स कहते हैं। उस समय से लेकर अब तक बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को इतना लो रखा कि कभी कभी तो नेगेटिव टेरिटरी में भी ले गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बोरो करना शुरू किया और फिर ये कर्ज एक स्नोबॉल बन गया। आज का जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 250% है। कंपेयर करो, ग्रीस का जब डेट क्राइसिस आया था उनका रेशियो सिर्फ 120% के आसपास था। मतलब जापान का कर्ज उसकी इकोनॉमी के साइज से 2.5% ज्यादा है एंड इट्स मैसिव। आज 2025 में पूरा ग्लोबल सीन बदल रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है और सेंट्रल बैंक रेट हाइक कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान भी अब फाइनली रेट बढ़ाने की बात कर रहा है और इस रिएक्शन में जापान के 40-year-old गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड 3.6% तक पहुंच गया, जो कि 20 सालों में हाईएस्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है? जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है जब वो नए बॉन्ड्स इशू करती है या पुराना कर्ज रिन्यू करती है। यानी जापान के लिए बोरोइंग अब पहले से काफी महंगी हो गई है। इस वजह से जापान के पीएम ने कहा है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रीस से भी ज्यादा बुरी है। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ आता है, जापान सिर्फ खुद कर्ज में नहीं डूबा है, बल्कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा लेंडर भी है। मतलब जापान के पास 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। अब अगर जापान को खुद के फाइनेंशियल इश्यूज को संभालना है तो एक ऑप्शन उनके पास यूएस के बॉन्ड्स बेचना ये है। और उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये ओपनली बोला है कि यूएस बॉन्ड्स बेचना ये कार्ड टेबल पे है। अगर जापान लार्ज स्केल पे यूएस बॉन्ड्स बेचता है तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेगी, यील्ड्स ऊपर जाएगी और इससे यूएस में लोन्स और मॉर्गेजेस महंगे हो जाएंगे। यूएस की इकोनॉमी जो वैसे ही स्लो हो रही है उस पर और प्रेशर पड़ेगा। आम आदमी के होम लोन, बिजनेसेस का बोरिंग कॉस्ट, सब कुछ ऊपर चले जाएगा। ये सिर्फ जापान या यूएस की बात नहीं है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब जगह बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। यानी दुनिया भर में बोरोइंग महंगी हो रही है और एक स्लो ग्लोबल इकोनॉमी का फियर रियल हो रहा है। लेकिन जापान का केस अलग इसीलिए है क्योंकि उनका कर्ज सबसे ज्यादा है, वो दुनिया के बॉन्ड मार्केट्स के सबसे बड़े प्लेयर है और अगर वो पैनिक में कोई बड़ा मूव करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स हिल सकते हैं। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज जैसा सडन क्राइसिस नहीं है, ये एक स्लो बर्न प्रॉब्लम है जिसे इग्नोर करना मुश्किल होते जा रहा है। जापान का बॉन्ड क्राइसिस हमें ये याद दिलाता है कि स्टेबल दिखने वाला देश भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकता है और जब वो देश दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में हो तो उसका इम्पैक्ट सब जगह महसूस होता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड न्यूज फॉर द डे। आज के डिजिटल जमाने में टेलीकॉम कंपनी सिर्फ सिम कार्ड या कॉल रेट्स से गेम्स नहीं जीत सकते हैं। रियल बैटलफील्ड है कि यूजर का डिजिटल इकोसिस्टम कैसे कैप्चर करना। और अब एयरटेल और जियो दोनों अपना अगला मूव क्लाउड के बोर्ड पर चला रहे हैं। जहां पहले
टेलकोस का ध्यान होता था ऑन नेटवर्क कवरेज, कॉल रेट्स और डेटा पैकेज। अब वो गेम बन चुका है अबाउट डेटा कैसे मैनेज होगा, फोन का बैकअप कहाँ से होगा और फैमिली और डिवाइसेस का डिजिटल सिंक कैसे चलेगा। अब एयरटेल ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है और जियो अपना खुद का एआई क्लाउड बना रहा है। ये दोनों स्टेप्स बता रहे हैं कि टेलकोस अब सिर्फ यूटिलिटी सर्विस नहीं, डिजिटल लाइफस्टाइल ब्रांड बनना चाहता है। आइए देखते हैं एयरटेल की स्ट्रैटेजी क्या है। एयरटेल ने एक क्लियर सिग्नल दिया है, हम ट्रस्टेड प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। गूगल वन का इंटीग्रेशन एक फैमिलियर, रिलायबल सिस्टम बनता है। एग्जिस्टिंग यूजर्स को इकोसिस्टम के अंदर और डीपली कनेक्ट करवाना चाहते हैं वो। और फैमिली शेयरिंग और व्हाट्सएप बैकअप इज कन्वीनियंट लेड अडॉप्शन। ये पार्टनरशिप एयरटेल को एक एप्पल स्टाइल पोजिशनिंग देता है, विच इज क्लासी, सिक्योर, प्रीमियम एंड बिल्ड फॉर अर्बन डिजिटल यूजर्स। लेकिन अब समझते हैं कि जियो की स्ट्रैटेजी क्या है। जियो कह रहा है कि व्हाई डिपेंड ऑन फॉरेन टेक व्हेन वी कैन बिल्ड आवर ओन। एआई क्लाउड्स बना के वो डेटा सॉवरेनिटी और एआई इंफ्रा दोनों पे क्लेम कर रहा है। अपने प्लेटफॉर्म पे डेटा लाने का मतलब है मोर यूजर कंट्रोल, मोर मोनेटाइजेशन पोटेंशियल, और वो लो कॉस्ट, स्केलेबल और भारत के लिए डिजाइंड है। ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। जियो का विजन है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां स्टोरेज भी जियो का हो, एआई भी जियो का हो, डिवाइस भी जियो का हो और यूजर भी जियो का हो। लेकिन क्लाउड स्टोरेज तो सिर्फ एंट्री पॉइंट है। दोनों कंपनी समझ गए हैं कि क्लाउड स्टोरेज एक हुक है जिससे यूजर अपने ऐप के अंदर लॉग्ड इन हो जाता है। उसके बाद आप प्रीमियम प्लान्स अपसेल कर सकते हो, एआई टूल्स और डिजिटल सर्विसेज प्लग कर सकते हो और यूजर बिहेवियर को डेटा एनालाइज करके और प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी है जिसे गूगल, एप्पल और अमेजॉन सालों से करते आ रहे हैं। अब इंडियन टेलकोस भी वही करना चाहते हैं। और अब इसमें एक फाइनल इंसाइट, एयरटेल के पास है ब्रांड ट्रस्ट एंड ग्लोबल टेक पावर। जियो के पास है स्केल, स्पीड और देसी मोटिवेशन विजन। एक तरफ है प्रीमियम एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ है मास अडॉप्शन एंड प्लेटफॉर्म बिल्डिंग। दोनों सही है, बस बैटलफील्ड अलग है। ये लड़ाई डेटा प्लान्स की नहीं है बट डिजिटल डोमिनेंस की है। आज की थर्ड न्यूज, पेज इंडस्ट्रीज। ये वही कंपनी है जो इंडिया में जॉकी और स्पीडो ब्रांड का एक्सक्लूसिव लाइसेंस रखती है। लेकिन इस क्वार्टर में जो ग्रोथ दिखाई गई है उसके पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं है, एक डीपली थॉट आउट स्ट्रैटेजी है जो मॉडर्न इंडिया के ड्रेसिंग हैबिट्स को समझ के बनाई गई है। जब जॉकी इंडिया में आया था, लोगों के लिए इनरवेयर एक यूटिलिटी प्रोडक्ट था, ज्यादा डिस्कशन नहीं और ज्यादा ब्रांडिंग भी नहीं थी। लेकिन पेज इंडस्ट्री ने इस सेगमेंट को एस्पिरेशनल बना दिया बाय स्टाइलिश पैकेजिंग, अपॉइंटिंग ब्रांड एम्बेसडर्स एंड गिविंग रियल स्टोर एक्सपीरियंसेस एंड हाई क्वालिटी फैब्रिक। ये सब मिलकर एक एवरीडे लग्जरी का फील देने लगे। और फिर आया कोविड, जहां लोग घर पर कंफर्टेबल रहना चाहते थे। यहीं से शुरू हुआ एथलीजर का बूम। पेज इंडस्ट्रीज ने समझा कि इंडियंस अब सिर्फ फॉर्मल या ट्रेडिशनल वेयर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ ऐसे जो कैजुअल भी हो, कंफर्टेबल भी हो और थोड़ा स्टाइलिश भी। और इसी मार्केट में जॉकी ने अग्रेसिवली ट्रैक पैंट्स, लाउंज टी शर्ट्स, लाइट वेट जैकेट्स, सीमलेस इनरवेयर जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एथलीजर का सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाए और वो पेज इंडस्ट्रीज का प्लान है इसे 30 to 35% तक टोटल रेवेन्यू का पार्ट बनाना। और पेज इंडस्ट्रीज की दूसरी स्ट्रॉन्ग मूव थी कि उन्होंने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ऑफलाइन स्टोर्स एक्सपैंड करना और साथ ही साथ ई कॉमर्स पे भी प्रेजेंस बढ़ाना, दैट इज ऑन मिंत्रा एंड अमेजॉन। टियर 2 और 3 सिटीज से 400 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा ग्रोथ आई है मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में। जब बाकी अपैरल कंपनीज कॉटन के प्राइस हाइक और सप्लाई चेन डिले से जूझ रही थी, पेज इंडस्ट्रीज ने लॉन्ग टर्म वेंडर टाइप्स, लोकलाइज्ड वेयर हाउसिंग और स्मार्ट इन्वेंट्री प्लानिंग के थ्रू कॉस्ट को स्टेबल रखा। इसीलिए मार्जिन्स इंप्रूव हुए, 16.6% से बढ़कर 21.4% तक हो गए। ये एक मैच्योर कंपनी की निशानी होती है जो सिर्फ टॉप लाइन नहीं, बॉटम लाइन भी संभालती है। हाँ, हर कहानी में ट्विस्ट होता है। पेज ने खुद बोला है
कि वेस्ट इंडिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन डिमांड को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं और सैलरी कॉस्ट और आईटी इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन पेज इंडस्ट्रीज ने इस क्वार्टर में सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाया, उसने एक क्लियर मैसेज दिया, हम मार्केट समझते हैं, हम इंडिया का नया फैशन बिहेवियर रीड कर सकते हैं और हम उसे स्केल भी कर सकते हैं। और जो कि अब सिर्फ एक इनोवेटिव ब्रांड नहीं है, इट्स अ मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल कंपनी इन द मेकिंग। जो कंपनीज कंज्यूमर की लाइफस्टाइल चेंज को समझ के एक्ट करती है, वही आगे जाके सरवाइव करती है। पेज इंडस्ट्रीज वही काम कर रही है, साइलेंटली और स्ट्रेटेजिकली। और आज की फाइनल न्यूज, एक ऐसा स्टॉक जो यूजुअली क्वाइटली अपना काम करता है लेकिन अब सडनली सबके रडार पे आ चुका है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आज एक जबरदस्त रैली दिखाई। शेयर प्राइस 4% से बढ़ा है और स्टॉक ने 379 दैट इज 52 वीक हाई रीच किया है। तो इसका क्या रीजन था? सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स नहीं, उसके पीछे थी एक लॉन्ग टर्म विजन, नेशनल अलाइनमेंट और शार्प एग्जीक्यूशन। क्वार्टर 4 में उनका प्रॉफिट 18% का ग्रोथ दिखाता है, रेवेन्यू हैज जंप बाय 7% एंड मार्जिन्स जंप कर गए 30.6% से, जबकि एक्सपेक्टेशंस था सिर्फ 24% से ग्रो होगा। ये सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर नहीं था, ये एक मैसेज था मार्केट के लिए कि BEL अब एक लेगेसी PSU नहीं है, लेकिन एक ग्रोथ ड्रिवन ग्लोबली केपेबल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर बन रहा है। BEL का अब तक का सबसे लार्जेस्ट एवर बुक ऑर्डर आई है, विच इज ऑफ 71,650 crores। ये बता रहा है कि अगले कुछ साल तक BEL के पास काम की कोई कमी नहीं होगी। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, BEL अब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स भी एक्टिवली कर रहे हैं, अर्मेनिया जैसे कंट्रीज के साथ भी डील कर रहे हैं। इंडिया का फोकस है आत्मनिर्भर भारत, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। BEL ने उस मिशन को रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स जैसे कोर प्रोडक्ट से एक्चुअली ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया है। ये सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, एक टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुका है आर्म फोर्सेस के लिए। BEL ने ओल्ड स्कूल PSU जैसे काम करना छोड़ दिया है, अब वो R&D पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्राइवेट और इंटरनेशनल फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, और ये सब उसे बनाता है इंडिया का डिफेंस टेक रेवोल्यूशन का एंकर। BEL का स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, गवर्नमेंट अलाइनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एज एंड ग्लोबल एक्सपेंशन के सिग्नल्स। नाउ लेट्स क्विकली गो एंड सी आवर न्यूज फ्लैश फॉर द डे, जो हमें स्कैनिक्स पर मिलता है ऑन द न्यूज टैब, और जहाँ पे हमें न्यूज फ्लैश का और एक टैब दिखता है। वहाँ पे अगर हम आज के कुछ क्विक न्यूज़ेस देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि China has stated to the World Trade Organization that trade talks with the US are an important step in bridging gaps. However, China has emphasized that multilateralism is necessary to address global trade turmoil. This statement indicates China's view on the bilateral discussion with the US, while also stressing the need for a broader multilateral approach to resolve the international trade issues. उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्लोबल डिमांड स्लो हो रहा है in oil, and India emerges as a bright spot. S&P Global Commodity Insights report that global oil prices are volatile due to trade tensions and unpredictable tariff regimes. Global oil demand is slowing while supply from the OPEC and non-OPEC producers is rising, weakening the market fundamentals in 2025. But India stands out as a driver of energy optimism with buoyant oil demand supported by economic growth. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, the Iranian officials warns nuclear talks at risk over uranium issues. That is, जो Iranian officials है, they've cautioned that ongoing nuclear negotiations are in jeopardy unless a compromise is reached regarding the uranium. This suggests that the uranium issue is a significant point of contention in the talks. So if you want any access to quick news about Indian news or global news, you can come and check our news flash tab. उसके बाद let's go on the insights tab and check our top losers and gainers for the day. It has been a good day. आज अच्छा रिकवरी किया है मार्केट ने कल से। तो हम देख सकते हैं कि आज का जो टॉप गेनर है इस BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। It has risen by 5.28% today, that is, it is at 383.
उसके बाद हम देखते हैं तो टाटा स्टील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो 1.18% ऊपर है। HDFC लाइफ इज 1.69% ऊपर, सिप्ला इज 1.93% ऊपर। सो दीज आर आर सम टॉप गेनर्स फॉर टुडे। टॉप लूजर्स में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक आज गिरा है 1.57% से। वी कैन सी कोटक बैंक 0.9% से गिरा है, कोल इंडिया 0.67% से गिरा है, पावर ग्रिड 0.59% से गिरा है। So these have been some top losers for the day. Okay, now let's quickly go and look at the FII-DI data. As of 20th में हम देख सक रहे हैं कि FII ने बहुत ज्यादा सेलिंग की है, मतलब जो नेट सेलिंग की है FII ने, that has been 10,000 crores, which is a massive selling by FII. और DII ने 6,738 crores का बाइंग किया है. So this has been the FII-DI data. अगर हम टॉप डिलीवरीज की बात करते हैं तो भारती एयरटेल, सिप्ला, टाइटन, सन फार्मास्यूटिकल्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव बीन द टॉप डिलीवरीज फॉर द डे, where Bharti Airtel is at 74.91%, being the highest for today. Okay, now let's look at the MTF Insights. So MTF Insights as on May 19, 2025, वहाँ पे इंडस्ट्री MTF बुक है 72,487 करोड़ का। उसमें कुछ पोजीशन ऐड हुए हैं ऑफ 8,293 करोड़, लेकिन कुछ पोजीशंस लिक्विडेट भी हुए हैं जिसका वैल्यू है 6,593 करोड़। तो अगर पोजीशंस ऐड और पोजीशन लिक्विडेटेड का हम लोग नेट करते हैं तो 1,699 पोजीशंस ऐड हुए हैं। अगर हम उसे इसमें ऐड करते हैं तो अराउंड 74,000 का हमें इंडस्ट्री MTF बुक दिखता है। अगर हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल्स, स्टेट बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये कुछ ऐसे हैं जिसपे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है ऑफ MTF, एंड हम देख सकते हैं कि वो मार्जिन ऑन धन कितना है उनका। लेकिन अगर हम इन चारों का एक्सपोजर देखें, इट इज अराउंड 5% ऑफ द टोटल एक्सपोजर, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज जस्ट शोइंग 25 स्टॉक्स आउट ऑफ 1892 स्टॉक्स। मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि टोटल 1892 स्टॉक्स है जिसपे हम लोग जिसका मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसके लिए यूज किया जा रहा है। बट दिस इज as on May 19, 2025. Now, let's quickly jump on the Nifty 50 charts on our Dhan trading charts and let's look at today's day. अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो Nifty 50 ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी in the morning, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें थोड़ा सा सेलिंग दिखाया because we can see कि कोविड के कुछ न्यूज़ आई थी and due to that there was some panic. But if we look at the Nifty data for today or the Nifty candle for today, Nifty opened at 24,744 and it made a high of 24,946, which is a very good rally that we took. But फिर से उसने एक लो बनाया of 24,685, लेकिन हमने close किया above our open, that is we closed in the green around 24,813. एंड वी कैन सी कि हमने ऑलमोस्ट 129 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है निफ्टी, एंड हम अभी भी 20 EMA विच इज 24,453 एंड 50 EMA विच इज 23,934 के ऊपर ही बंद हुआ है, विच इज अ बुलिश सेंटिमेंट, एंड उसका RSI भी अराउंड 59 है। अगर हम क्विकली सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स ने भी 410 पॉइंट्स ऊपर ही बंद किया है। Sensex opened around 81,327 and made a high of 82,021, but it closed around 81,596, which was a good closing for today. And today was a relatively good day. अगर हम लोग indices को भी analyze करते हैं तो Nifty Realty is 1.72% ऊपर है, Pharma 1.25% ऊपर है, CPSE 1.11% ऊपर है, Auto ऊपर था आज 0.72% से, एंड वी कैन सी कि रिलेटिवली सारे इंडाइसेस ने आज ग्रीन में ही क्लोज किया है। 22 मई को निफ्टी का एक्सपायरी है जो हमें धन वेब पे जाके की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज में दिखता है, जहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 एक्सपायरी टुमारो, दैट इज 22 मई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस टुमारो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स में हमें बताओ कि ये जो एयरटेल और जियो का फाइट है उसमें कौन आगे बढ़ेगा, एंड तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब भी करो एंड स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.